Now today we are going to cover the topic electoral politics, and sorry, from the chapter electoral politics we are going to cover the topic system of election. Okay, so today we are getting an opportunity to read in detail about the contents that confer to the system of elections. Now first of all we are going to cover that in the system of elections the electoral constitutions, voter list, nomination of candidates, then your election campaign and polling and counting of votes. These were the different steps that has to be done for the formulation of effective elections to be conducted in the country. Okay, so I would try to make you understand that in what way these things are basically going to got to worked out in our system. तो डेमोक्रेटिक नेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि इलेक्शंस का क्या महत्व होता है. वी ऑलरेडी हैड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैड ट्राई टू मेक इट अंडरस्टूडेबल. नाउ उसके अलावा अगर आप गौर से देखें तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में इंडिया में, क्योंकि आवर कंट्री is basically is only one, not only the one of the renowned and democratic country in the world, but our country is the only one country which has completely executing on 3-tier system. ज़्यादातर देशों में जो है वो 2-tier सिस्टम देखने को मिलता है. सिर्फ एक हमारी कंट्री यहाँ पे 3-tier सिस्टम देखने को मिल रहा है, और तीनों टायर्स में एक इफेक्टिव तरीके से इलेक्ट्रल प्रोसेस को हैंडल करना, उसे कंडक्ट करना, ताकि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है वो बनी रहे. सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग टास्क. तो यहाँ पे एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो हमारी व्यवस्थाएं इस तरह से बनाई गई हैं कि दे आर प्लेइंग अ वेरी इफेक्टिव रोल स्पेशली इन मैनेजिंग ऑल दिस अफेयर्स टू बी रन ऑन इन अ वेरी स्मूथली. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या की गई कि पूरे कंट्री को जो है वो अलग अलग 3-tier सिस्टम, अलग अलग टायर सिस्टम के हिसाब से उन्हें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटे. मसलन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए जब इलेक्शंस करते हैं तो उसके हिसाब से अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की गई. स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं. और थर्ड टाइम में लोकल गवर्नमेंट का, तो जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं हम लोग वहीं के उससे डालेंगे, चाहे विलेज है चाहे देश है, विलेज है या सिटी है, उसको अलग अलग वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होता है और उसी हिसाब से हम अपॉइंट करते हैं. तो ये एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं. इससे क्या होता है कि हाँ, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो कैंडिडेट्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन, तो हमें उनके बारे में जानकारी हासिल करना हमारे लिए भी आसान होता है. और जो लोग इस इलेक्शंस को लड़ते हैं उन्हें भी अपने एरिया की जो सोशियो कल्चरल या इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस हैं, ठीक है, या प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में उन्हें भी नॉलेज रहती है. तो इस तरह से हमें एक लोगों को भी अपने कैंडिडेट को असेस करना बड़ा इजी हो जाता है. ठीक है, और वो व्यक्ति जिसे हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव आगे भेजना चाहते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो हमें ये एश्योरिटी होती है कि वो हमारी बातों को अच्छे ढंग से रख सकता है, हमारी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकता है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर बेसिकली फॉर्मुलेटेड. और दूसरी बात है, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं. Reserved constituencies are those constituencies in which are only reserved on the basis of their scheduled caste population, ST population, backward या किसी वुमेन रिजर्वेशन के आधार पे उनको रिजर्व रखा जाता है. ठीक है, तो इस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको हम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं. मसलन ये चीज़ जो है ज़्यादातर अभी हमारे फर्स्ट और 2-tier में नहीं देखने को मिलती है. सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर में हमें ये इतनी देखने को नहीं मिलती है जितने की हमें 3-tier सिस्टम में देखने को मिलती है. यानी कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, आपने देखा होगा कि गांव की सीट कभी होगी ये औरतों के लिए, ये इस बार सरपंच की सीट औरतों के लिए रिजर्व है. ठीक है, लेडी सरपंच बनेंगे, यहाँ SC कैंडिडेट ही सरपंच बनेगा. तो इस तरह से
तो 3 टायर सिस्टम में अभी तक बहुत इफेक्टिवली इस चीज़ को देखने को मिल रहा है। अभी फर्स्ट टायर और 2 टायर सिस्टम में इतना इफेक्टिवली अभी देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी बहुत काफ़ी हद तक कई इलाकों में। तो इस तरह से हम इसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। देन कम्स योर सेकंड इज वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट होती है, इसमें एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रह रहा है और अगर उसको उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है, अगर वो 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का है, तो यानी कि ही और शी इज़ इंटाइटल्ड टू गेट हिज और हर पॉलिटिकल राइट टू कास्ट अ वोट टू अपॉइंट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स, वो तीनों फॉर्मेट्स में अपने मनपसंद कैंडिडेट्स को जो है अपॉइंट करने के लिए उन्हें अधिकार दिया जाता है। तो उन जिस एरिया में वो रहते हैं उस एरिया की वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। उस वोटर लिस्ट में जो है हर साल जो नए वोटर्स जो हैं ऐड होते हैं, उनका नाम और ब्यौरा आता है, उनका विद एड्रेस, और सपोज करो जिनकी डेथ हो जाती है तो उनको उस वोटर लिस्ट से उनके नाम को एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, कई बार अगर किसी लड़की की मैरिज हो जाती है तो आपने देखा होगा कि हमें पंचायत में जाके अपना नाम कटवाना पड़ता है, ठीक है, और जिस नई जगह में वो गई हैं तो वहाँ की पंचायत में वो अपनी वहाँ की वोटर लिस्ट में उसको ऐड करते हैं। सो वोटर लिस्ट का ये काम होता है। वोटर लिस्ट इसलिए मैनेज की जाती है ताकि डाटा जो है वो एक सही ढंग से ट्रांसपेरेंट रूप में हमारे सामने रहें और सुचारू रूप से ये इलेक्शन प्रोसेस जो है वो चल सके। देन कम्स योर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। जो कैंडिडेट्स होते हैं इनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड प्रोवाइड किया जाता है जिसमें इन्हें नॉमिनेट करना होता है, इन्हें अपने बारे में पूरा ब्यौरा देना होता है, अपने इनकम से लेके अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेके और अपने पूरे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही हैं इनके खिलाफ। अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो पाई जाती है जिसमें इनका या अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ऐसी स्थिति में इनका जो नॉमिनेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसके अलावा नॉमिनेशन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, इसमें यह मौका दिया जाता है, इसमें नॉमिनेशन भरते वक्त कैंडिडेट को एक खास अपना एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाना होता है, और अगर उसे लगता है कि उस बिटवीन दैट पीरियड इफ़ दे स्टार्ट टू रियलाइज कि शायद वो इलेक्शंस में अपना आउटपुट ना निकाल पाएँ तो वैसी स्थिति में वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड जो है वो नॉमिनेशन टाइम पीरियड में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कैंडिडेट्स को ये एक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। देन कम्स इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस वक्त चुनाव प्रचार किया जाता है तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान मनी और मसल पावर का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, इसके लिए भी जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस आगे आप पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्शन कमीशंस जो होते हैं, कमिश्नर होते हैं, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज़ की इस पूरे मुद्दे पे नज़र रखता है। ठीक है, उनका ये काम होता है कि कोई भी मनी पावर और मसल पावर का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्शन कैंपेन के दौरान इन चीज़ों का और भी कई चीज़ों का आजकल ध्यान रखना ज़रूरी होता है कैंडिडेट्स के लिए। मसलन वो इन्वायरमेंटल प्रोसेस से जुड़ी हो, जैसे आपका नॉइज़ पोल्यूशन को लेके आप बड़े बड़े लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं, आपका पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन बांधी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर आप पोस्टर्स वगैरह लगाने की मनाही की जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी बंदिशें, लिमिटेशंस लगाई जाती हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं वो सिर्फ अपनी योग्यता को आधार पर ही चुनाव प्रचार कर सकें। ठीक है, तो एक ऐसी व्यवस्था के लिए इलेक्शन कमीशन जो है दे आर प्लेइंग अ वाइटल रोल स्पेशली, और ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में। देन कम्स योर पोलिंग एंड काउंटिंग वोट्स। इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने के बाद उसके बाद पोलिंग्स होती हैं। पोलिंग में ये जरूर रखा जाता है, इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने पॉलिटिकल राइट का इस्तेमाल जो है बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से करे। इसके लिए सीक्रेट बैलेट की व्यवस्था होती है जिसमें हर एक से वोटर को ये अधिकार होता है, उसे ये ज़रूरी नहीं है कि उसको अपना वोट किसको दिया किसको ये बताना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, और वो बिना किसी डर
और बिना किसी झिझक के वो अपना वोट कहीं भी डाल सकता है। ठीक है, तो सीक्रेट बैलेट की व्यवस्था होती है जिसके आधार पे ये चीज़ें चलती हैं। उसके बाद काउंटिंग होती है। काउंटिंग के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो ये एक्सपेक्ट इस तरह की एक समा बांधा जाता है कि हार या जीत जो भी हो वो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करना ही होता है। ठीक है, वो जैसे भी है, अगर किसी ने किसी भी उसमें है तो वो उनको एक्सपेक्ट करनी होती है और इस तरह से ये सारा सिस्टम जो है, ये सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है वो इस तरह से वर्कआउट करता है। नाउ इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही, इस पूरे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस के दौरान ही कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लगाए जाते हैं जो कि इलेक्शन कमीशंस के द्वारा किए जाते हैं। इनमें कुछ 3 चीज़ें बड़े कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं वो ये हैं कि किसी भी धर्म या किसी धार्मिक इमारत को अपने पॉलिटिकल प्रोपोगंडा के लिए या इलेक्शन प्रोपोगंडा के लिए इस्तेमाल नहीं करना। दैट इज़ द फर्स्ट। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर सीरियस चार्जेस जो हैं वो लगाए जाते हैं और कई केसेस में तो उनका नॉमिनेशन जो है वो रद्द कर दिया जाता है। देन कम्स यूज़ ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स। अगर जो ऑलरेडी पावर में है जो गवर्नमेंट, वो अपने इस पावर का गलत मिसयूज़ नहीं कर सकती है उसको। ठीक है, वो गवर्नमेंट व्हीकल्स को अपने चुनाव प्रचार के लिए यूज़ नहीं कर सकती है। तीसरा होता है कि कोई भी मिनिस्टर जो उस समय ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस के समय वो एक मतलब टेम्पररी फॉर्म में होते हैं अपनी गवर्नमेंट में, तो वो उनको ये हिदायत होती है कि वो उस दौरान किसी भी तरह का लोगों को अब इन्फ्लुएंस करने के लिए फाउंडेशन स्टोन्स जो हैं वो नहीं लगा सकते। ठीक है, कि किसी भी परियोजना की शुरुआत के लिए बोल दिया और लोगों को इन्फ्लुएंस किया। सो दीज आर द प्रोसेसेस, दीज आर द बेसिक सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा एक ज़रूरी सूचना वो ये है कि आप लोगों ने जो भी मैप वर्क या प्रोजेक्ट वर्क किया है उसे आप मेरे पास भेज भी सकते हैं मेरे नंबर में। इसके अलावा आप उन फाइल्स को संभाल के रखेंगे। बहुत जल्दी जब भी हमारे स्कूल खुलेंगे तो वो आपकी एज अ इंटरनल असेसमेंट का रिकॉर्ड के तौर पे हम उन्हें अपने पास कलेक्ट करेंगे और उसी के आधार पे आपके मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो आप मेरे पास ज़रूर भेजिए, वीडियो बना के जैसे भी भेजना है, फ़ोटोज़ में भेजना है, जैसे भी भेजिए, लेकिन उन फाइल्स को भी संभाल के रखना। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू आर एडवाइज टू क्लियर ऑफ ऑल योर डाउट्स इफ़ यू हैव एनी सॉल्व। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।